सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का सिलसिला इस हफ्ते भी जारी है। आज भी 1284 पॉइंट्स का मार्केट के इंडेक्स में इजाफा हुआ है। 1,04,000 की सतह अब ये इंडेक्स अबूर कर चुका है। न सिर्फ मुल्की बल्कि बैरूनी सरमाकारों का भी इस वक्त भरपूर एतमाद बहाल है स्टॉक मार्केट पर, और यही वजह है कि ये इंडेक्स मुस्तकिल बुनियादों पर ऊपर की तरफ जा रहा है। 31 दिसंबर तक ये कहा जा रहा था कि ये इंडेक्स 6 फिगर्स में दाखिल हो जाएगा, लेकिन उससे बहुत पहले, उससे एक माह पहले ही हमने देखा कि नवंबर का अख्तिताम था, दिसंबर का आगाज़ था, जब इस इंडेक्स ने 1 लाख के हिस्से को क्रॉस किया और उसके बाद भी ग्रेजुअली ये अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। और जब अगली मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट होनी है 16 दिसंबर को, तो उसमें अगर 2 से 3% शरह सूद में मजीद कमी वाक़ई होती है तो उसके मजीद बड़े पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट हो सकते हैं मार्केट के ऊपर। एहसन मेहनती साहब, MD एंड आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के हमारे साथ मौजूद है। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो एक ग्रेजुअली हम अपवर्ड इस वक्त ट्रेंड देख रहे हैं मार्केट का, ये कितना लॉन्ग टर्म है, इसमें कितनी स्टेबिलिटी है, कब तक इसको जारी रहना है? कोई बड़ा डाउनफॉल या कोई करेक्शन तो इस वक्त एक्सपेक्टेड नहीं आने वाले दिनों में? देखें, कुछ डेटा, इकोनॉमिक डेटा काफी मुस्बत आया है, जिसमें अगर आप देखें तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो काफी ज्यादा श्रिंक हुआ है। 7% तक ये जुलाई से नवंबर के अंदर हमने देखा। एक्सपोर्ट 15% से ज्यादा जो है उसमें इजाफा देखा गया इसी टेनोर के अंदर। तो आई थिंक ये जो चीजें इंडिकेट कर रही हैं, जो कल हमारे पास CPI इन्फ्लेशन का डेटा है वो 0.9%, आई थिंक ये इंडिकेट कर रही है कि नेक्स्ट वीक जब पॉलिसी अनाउंसमेंट होगा दिसंबर 16 को, तो उसके अंदर मजीद जो है वो बिग कोई रेट कट अभी नजर आएगा SPP की तरफ से। इसी पर स्पेकुलेशन है, और आई थिंक मार्केट का डायरेक्शन जो है वो स्पेकुलेशन पर जो है वो पॉजिटिव हुआ है। अच्छा, अब ये अगर 2 से 3% की मजीद अगर कोई हम पॉलिसी रेट में कट देखते हैं तो ये और कितना बूस्ट इस वक्त मार्केट को दे सकती है? अभी ये 1,04,000 पे इंडेक्स ट्रेंड कर रहा है, ये मजीद कितना अपवर्ड हो सकता है? देखिए, आई थिंक ये जो सेंटिमेंट है ये तो इस वक्त जो है उस टारगेट को लेकर है कि जून 30 तक जो है मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट 1,27,000 या 25,000 को टच करेगी, यानी कि 25% रिटर्न फ्रॉम 1 जनवरी। तो आई थिंक ये जो डायरेक्शन है वो यही है कि अब ये नेक्स्ट टारगेट 125,000 का मार्केट का है और उसी तरफ मार्केट रुक कर रही है। तो जाहिर है ये तो अगले 6-7 मंथ्स में हमने देखना है। होपफुली IMF का जो नेक्स्ट जो ट्रांच है $1.1 बिलियन, उसको शराइत भी IMF की हैं। तो आई थिंक कुछ मीडियम टर्म में प्रेशर देखा जा सकता है। लॉन्ग टर्म में पॉलिसी रेट के अंदर कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होंगे, इन्फ्लेशन और कम होगा, तो जाहिर है मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट का डायरेक्शन मुस्बत रहेगा। और ऐसा सब एक परसेप्शन है, बल्कि हकीकत से कुछ करीब तर भी है कि जो लिस्टेड कंपनीज है पाकिस्तान में तो उनकी बहुत ही कम तादाद है, और फिर स्टॉक मार्केट एक इकॉनमी के बहुत ही छोटे से सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो ओवरऑल इकॉनमी की पॉजिटिविटी और स्टॉक मार्केट का इस तरह से ग्रो करना आने वाले पाकिस्तान के एक अच्छे वक्त की एक नवीद है, एक प्रेडिक्शन इसको कही जा सकती है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे स्टॉक मार्केट की तरह बेहतर होते जाएंगे। जी बिल्कुल, डेटा कुछ यूं ही इंडिकेट करता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो पहले स्पेकुलेशन की बेसिस पर मुस्बत होती है और उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी उसके बाद जनरेट होती है। तो जाहिर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हमने 4-5% देखना है 2026-27 ऑनवर्ड। तो हम बिल्कुल सही शिफ्ट पे इस वक्त जा रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली हमें कुछ डेटा, यानी कि अपनी टैक्सेशन को उसके रिफॉर्म्स करने हैं। तो जाहिर है टैक्सेशन में $400 बिलियन का शॉर्टफॉल है कुछ 4 महीने के अंदर। तो आई थिंक उसको हमें जरा देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद टैक्स रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर टैक्स, बहुत सारे ऐसे मामले हैं प्राइवेटाइजेशन के जिसपे गवर्नमेंट की जो है वो अगर ज्यादा जो डायरेक्शन उनका पॉजिटिव होता है तो और हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो इंडिकेटर्स हैं वो चीज इंडिकेट करते हैं कि करंट अकाउंट सरप्लस भी देखे जाएंगे और जाहिर है ये रिकॉर्ड सरप्लसेस होंगे, जिस पर इन्वेस्टर की स्पेकुलेशन मजीद बेहतर होगी, कैपिटल मार्केट्स बेहतर होंगी और इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन मेहनती साहब, MD एंड CEO आरिफ हमारे साथ मौजूद थे। स्टॉक मार्केट के इंडिकेटर्स हम पॉजिटिव देख रहे हैं। ओवरऑल इकोनॉमी इस वक्त एक बेहतर और मुस्बत सिमत में जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं और IMF ने अब कुछ मजीद शराइत जो अगली एक रिव्यू होना है IMF की जानिब से, उसके लिए कुछ आयद की गई हैं। पाकिस्तान के जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं वो थोड़ा सुस्त रवि का शिकार हैं। अभी भी एक बड़ा टैक्स का शॉर्टफॉल बाकी है। प्राइवेटाइजेशन का जो मरहला है वो भी अभी तक रुका हुआ है और बहुत तेज़ी के साथ वो भी आगे नहीं बढ़ रहा। PIA की प्राइवेटाइजेशन किस रुख पर जाती है, एक मौके पर ये इशू पॉलिटिसाइज
क्रिटिसाइज़ होने जा रहा था जब कुछ सूबों की तरफ से भी ऑफर सामने आई थी। अब ये मामला किस जानिब जाता है और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए अभी ये इस्लाहात ज़रूरी कितनी है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के मारूफ बिजनेसमैन हैं। बहुत शुक्रिया इश्तियाक बेग साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये एक तरफ हम PI की प्राइवेटाइजेशन के अमल को बड़ा सुस्त रवि के साथ आगे बढ़ता देख रहे हैं। एक 31 अक्टूबर का एपिसोड हुआ, पूरा नवंबर गुजर गया, अब हम दिसंबर में आ गए। ऐसा लग रहा है कि अगले साल में हम दाखिल हो जाएंगे और ये प्राइवेटाइजेशन मुकम्मल नहीं हो पाएगी। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, किस तरह से तबसरा करेंगे इस सूरत हाल पर? अहबाब साहब, मैं आपको बतलाऊं कि आने वाला जो साल है 2025, आप यकीन करें कि पाकिस्तान की मईशत के लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयर साबित होगा। अच्छा। और उसके असरात आने शुरू हो चुके हैं। कल प्राइम मिनिस्टर ने ये नवीद सुनाई है पूरी कौम को कि 6 इयर्स में पहली बार हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है 4.9 पे आ गया है, जो कोई सोच नहीं सकता था। जब मियां नवाज शरीफ साहब को घर भेजा गया तो उस वक्त इन्फ्लेशन जो था 3.5 था, जो बढ़ते बढ़ते 30 को भी क्रॉस कर गया था। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ हम जा रहे थे। और यही पोजीशन जो थी वो हमारे डिस्काउंट रेट की भी थी कि जो 22% से ज़्यादा बढ़ गया था। अब कल की जो न्यूज़ है ये बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है और इसका इम्पैक्ट जो है सबसे पहले जो स्टॉक एक्सचेंज पे भी नज़र आना शुरू हो गया है। और दिसंबर में शायद 16 दिसंबर को स्टेट बैंक की जो मीटिंग्स होती है उसमें आप देखेंगे कि इंशाल्लाह फर्दर कट जो है इसके अंदर इंटरेस्ट रेट के अंदर फॉर्म देखेगी। रीज़न देखिए, पाकिस्तान में जब भी तरक्की की है उस वक्त की है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि एक वक्त में शौकत अजीज साहब के थे 8% वो GDP लेके आए थे और उस वक्त हमारा इंटरेस्ट रेट जो था वो 3.5% था। तो अब इसमें कमी आना शुरू हो गई है। बड़े अच्छे इक़दाम किए। अभी 2 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी और देखिए ये सिर्फ हुकूमत नहीं कह रही है, हमारे सेंट्रल बैंक के जो चीफ हैं, जो गवर्नर हैं, उन्होंने जो स्पीच दी थी वो इतनी इंकरेजिंग थी। जो बिजनेसमैन वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने बताया कि लास्ट ईयर हमारे पास 3-4 बिलियन के टोटल डिपॉजिट थे, जब 14 बिलियन के ऊपर हमारे इस वक्त आ गए हैं और उसमें इजाफा हो रहा है। हमारी रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हो रहा है। और यहाँ पे भी मैं स्टेट बैंक को कहूँगा कि उन्होंने बड़े अच्छे इक़दाम किए हैं। और हमारा जो सबसे बड़ी चीज़ वही अरबाब साहब, आप मईशत को समझते हैं, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो था एक ज़माने में 16-17 बिलियन तक पहुँच गया था। कैन यू इमेजिन? वो ख़त्म हो गया है। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। हमारी IT की एक्सपोर्ट बढ़ गई। इस बार हमारा जो राइस की और जो दूसरी कमोडिटीज हैं उसकी एक्सपोर्ट $4 बिलियन को क्रॉस कर गई हैं। रेमिटेंसेस के अंदर हमारे खातिर का इजाफा हमें देखने में आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें एक, मगर हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब बेहतरी की तरफ हम जा रहे होते हैं, PTI की जो लोग हैं वो आके ये चीज़ शुरू कर देते हैं जो उन्होंने वहाँ पे की। और सबसे बड़ी जो पॉजिटिव चीज़ हुई है मैं आपको बताऊँ, स्मगलिंग जो थी उसका खात्मा हुआ है। अब इसकी छोटी सी मिसाल देता है अरबाब साहब, टोटल इंपोर्ट जो थी अफगानिस्तान की $8 बिलियन की है। उनके मुल्क में जो भी चीज़ें आती हैं $8 बिलियन की आती हैं। वहाँ पे कोई बैंकिंग सिस्टम ही नहीं है। बैंकिंग सिस्टम मीन्स कोई LC वगैरह से काम होता ही नहीं है। तो अफगानी पाकिस्तान में आया करते थे और यहाँ से ये $8 बिलियन जो थे वो मार्केट से जिस रेट पे इनको मिलता था ले जाते थे। यही वजह थी कि आपने देखा था कि एक वक्त के अंदर 350 को भी क्रॉस कर गया था और लोग 400 की बात कर रहे थे कि डॉलर जो है वो 400 पे चला जाएगा। और यहाँ पे मैं हुकूमत को नहीं, फौज को मतलब यहाँ पे मैं, आप यकीन करें, मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से सख्ती की है स्मगलिंग के अंदर, ना सिर्फ हमारे डॉलर जाना बंद हो गए हैं, डॉलर में आप देखें कितना इस्तेकाम आया है। साथ ही कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी बताया कि हमारी जो चीनी यहाँ पे जनाब बहुत स्मगल होती थी, लाखों टन जो थी वहाँ पे चली जाया करती थी, वो भी जनाब उसके ऊपर भी जो है वो पाबंदी लग गई है। और यही चीज़ हुई है जो ईरान से जो पेट्रोल वगैरह और तेल वगैरह जो स्मगल हो रहा था उस पर भी आई है। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आने वाला वक्त है कि ज़रूर मैं आपसे एग्री करूँगा। आपने अभी इंट्रो में ये कहा है कि हमारे रेवेन्यू के जो हैं जो हमने वादा किया था IMF के साथ, उसमें वो खातिर का इजाफा नहीं हुआ, बट इसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आई है।
अच्छा, मैं यही सवाल की सूरत में आपके सामने नुक्ता रख देता हूँ कि अब ये जो 190 या 200 अरब का शॉर्टफॉल अगर 4 महीनों में हम देख रहे हैं, और फिर उसमें अभी एक बैंकिंग का एक अलग से इशू चल रहा है, चलें वो अभी जो 197 अरब का इशू है उसको हम साइड पे भी रखते हैं, तो ये सिर्फ 200 अरब का शॉर्टफॉल भी 4 महीने का मतलब है कि ये 12 महीने तक जाते जाते 500-600 अरब का अगर शॉर्टफॉल हो जाता है, तो ये हम 13,000 अरब को नहीं अगर टच कर पाते तो ये एक बड़ा शॉर्टफॉल होगा, और फिर इसकी सूरत में महंगाई दोबारा पनप सकती है, लोगों पर दोबारा टैक्सेस की मद में बोझ डाला जा सकता है। अब पहले मैं आपको बताऊं कि जब हुकूमत ने IMF से ये कहा था कि हम 40% अपने रेवेन्यू में इजाफा करेंगे, यानी कि 9 ट्रिलियन से हम 13 ट्रिलियन पे चले जाएंगे, तो मैं खुद बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि दुनिया में कभी भी वन गो में, वन जंप में कभी 40% रेवेन्यू आप नहीं बढ़ा लेते। और ये IMF को भी ये चीज़ मालूम थी कि हमने वादा तो जरूर उनसे कर लिया है, मगर शायद इसके अंदर कोई शॉर्टफॉल आए। मगर दूसरी तरफ पॉजिटिव चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं जो मैंने आपको बतलाया है। वो ओवरऑल देखते हैं कि अगर एक सेक्टर के अंदर हम अपना उनसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सके, टारगेट पूरी नहीं कर सके, क्या हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हुआ है? यस हुआ है। क्या हमारी रेमिटेंसेज जो हैं वो 10% से ज़्यादा कंपेयर 4 बिलियन का फर्क सिर्फ रेमिटेंसेज के अंदर आया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो इतना ज्यादा हो गया था कि संभाले नहीं संभल रहा था, वो खत्म हो गया है हमारा। तो दूसरी जगह अगर वो करेंगे तो मेरे ख्याल है कि IMF से हमें जो ट्रेंच मिलने में कोई इतनी ज्यादा मुश्किलात नहीं होंगी, ये जरूर है। और अभी एक हुकूमत ने बड़ी अच्छी पॉलिसी अख्तियार की है जो बैंकों को टाइट किया है। जब 22% हमारा पहुंच गया था तो लोगों ने बिलियंस ऑफ रुपीज जो थे वो बैंकों में पार कर दिए थे। अब बैंकों को ये कहा गया है कि आप, बैंकों ने उन तमाम बड़े बड़े डिपॉजिटर्स को ये कहा है कि हम अब ना आपके डिपॉजिट यहाँ पे रखेंगे, बल्कि उल्टा हम आपको चार्ज करेंगे। उससे ये अमाउंट जब ट्रिलियंस का आएगा तो स्टॉक में जाएगा, रियल एस्टेट में जाएगा, इससे इंपोर्ट होगी, इससे बहुत सारी चीजें होंगी, तो हमारे रेवेन्यू के अंदर भी इजाफा होगा। जो शॉर्टफॉल वहां नजर आ रहा है वो पूरा खत्म नहीं होगा, पर डेफिनेटली कमी आएगी। ये बड़ी अच्छी पॉजिटिव मैक्रो लेवल पर ये सारे इंडिकेटर्स तो हमें बड़े स्ट्रेंथन होते और आगे की तरफ जाते एक अपवर्ड ट्रेंड नजर आ रहा है, लेकिन इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें अभी भी वो नजर नहीं आ रहा है। जो 4.8% या 9% या 5% पे ही महंगाई पहुंच चुकी है, अगर बहुत नीचे आ चुकी है, लेकिन कीमतें कितना ऊपर जा चुकी हैं। अगर परसेंटेज वाइज आप देखें, अगर कोई 100 रुपये की चीज़ 300 रुपये की हो गई तो वो 5% के हिसाब से भी बढ़ेगी, तो उस पर 15 रुपये वैसे इजाफा होगा जो कि 100 रुपये की होते हुए 15% के हिसाब से इजाफे के बराबर है। तो वो वाली चीज़ भी एक हमें नज़र में रखनी होगी ज़रा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एकदम से तो कोई चीज़ नहीं होगी कि 4.9 पे अगर आ गया इन्फ्लेशन तो हर चीज़ हमारी आधी हो गई। सबसे बड़ी चीज़ इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो 16 दिसंबर को जब स्टेट बैंक की पॉलिसी आएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि 1.5 से 2% इस बार भी रेट कट होंगे। जब रेट कट हो जाएंगे, आपकी बोरोइंग जो होती है वो कम हो जाती है, तो डेफिनेटली आप जो भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं या मंगवाते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, उसकी कॉस्ट भी आपकी जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे मैं अपने ताजरी हजरात को भी ये कहता हूँ कि देखिए कि ज़रा सी कोई चीज़ में अगर इजाफा होता है, इन्फ्लेशन ऊपर जाता है, तो वो फौरन प्राइसेस को बढ़ा देते हैं। मगर अगर हम पेट्रोल के प्राइसेस कम होते हैं तो उसके बाद वो उसका इम्पैक्ट नहीं देते, पास ऑन नहीं करते बिल्कुल पब्लिक को, तो थोड़ा सा हमें भी ख्याल करना चाहिए कि ताजरों को। और तो यहाँ पर प्राइस कमेटीज का भी एक रोल आता है ना, यहाँ एक चेक एंड बैलेंस का एक रोल है। हुकूमत की रेट यहाँ चैलेंज होती है, तो वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही होती है। हर जगह खुद प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं और वो फिर एक महंगाई का नया तूफान आ जाता है। बोझ हुकूमत पर पड़ता है, लेकिन हुकूमत उसके बदले रिएक्ट नहीं करती। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है अरबाब साहब। इस बार हुकूमत बहुत सीरियस है। अभी कुछ अर्से पहले जब कराची तशरीफ लाए थे प्राइम मिनिस्टर, तो मैं भी मीटिंग में मौजूद था, और आप यकीन करें कि डेली बेसिस के ऊपर अब चेक किया जा रहा है, खासतौर पे दालों के प्राइस और दूसरे चीज़ों के, आटे के प्राइस, घी के प्राइस, ये तमाम चीज़ें। एक वक्त के अंदर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी चीज़ों में बड़ी तेज़ी आ गई थी, बट अब वो सब के सब अब उसमें भी कमी वाक़ई हो रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि रिफ्लेक्ट करेगा और ट्रिकल डाउन भी इसका इफेक्ट आएगा। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। और हम देखिए उस बुरे वक्त से निकल आए हैं कि लास्ट ईयर जब आप मुझसे बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, और अब देखिए हम माशाल्लाह $14 बिलियन के ऊपर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इसके अंदर इजाफा भी हो रहा है इसके अंदर। तो
अच्छी पॉजिटिव चीज। अच्छा, एक चीज मैं आपको जरूर बतलाऊं कि कुछ दिनों पहले हमारी शुगर बहुत ज्यादा स्मगल हो रही थी अफगानिस्तान में। अब इश्तियाक साहब आपको हम करते हैं ताकि आपकी आवाज़ सही तौर पर नाज़रीन तक जा सके और पॉइंट ऑफ व्यू आपका मुकम्मल हो सके। बड़ी अहम इस वक्त इश्तियाक साहब। जी इश्तियाक साहब, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी आप कंटिन्यू कीजिए। अफगानिस्तान में हमें नुकसान पहुंचाया है, हमारी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। एक मिसाल मैंने आपको दी कि किस तरीके से डॉलर्स को ये ओपन मार्केट से $88 बिलियन को उठा के ले जाते थे, जिस प्राइस पे मिलते चले जाते। शुगर जो थी उसकी स्मगलिंग इतनी ज्यादा थी कि जब हमारी शुगर की बड़ी क्वांटिटी स्मगल हो जाएगी तो उसके बाद डेफिनेटली लोकल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ेंगे। हुकूमत ने अब बड़ी अच्छी पॉजिटिव चीजें की हैं, जहाँ पे फौज को ये जिम्मेदारी दे दी है कि स्मगलिंग की वो नजर रखे। और अब हर शुगर मिल के ऊपर हुकूमत ने FBI के लोगों को बिठा दिया है। और FBI के लोगों को कौन मॉनिटर कर रहा है जी? IB के लोग भी मॉनिटर कर रहे हैं कि वहां पे स्मगलिंग और इस तरह की चीजें जो हैं वो नहीं हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस चीज़ के असरात आएंगे। सही। अच्छा इश्तियाक साहब, ये बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ज़ाहिर है बड़ी ज़बरदस्त एक कार्रवाई भी हुई है। अभी जहाँ हम ही गुफ्तगू कर रहे थे, आप देखें ये इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ और आपसे चंद सेकंड्स के लिए हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। तो जहाँ इतने ज़बरदस्त इक़दाम हो रहे हैं, IT पर हम इतना रिलाई कर रहे हैं, उसकी एक्सपोर्ट्स को हम बढ़ाना चाह रहे हैं, ये जो स्लो इंटरनेट के इशूज़ हैं अब ये भी अब ख़त्म होने चाहिए ताकि हमारी IT एक्सपोर्ट्स में मज़ीद इजाफा हो। 300 मिलियन 400 मिलियन का जो डॉलर्स का जो नुकसान हमारे फ्रीलांसर्स को हो रहा है, इंडिविजुअल्स भी और एज कलेक्टिव भी, तो ये भी एक बड़ा इशू है हमारी IT एक्सपोर्ट्स के बढ़ने में, एक बड़ी रुकावट के तौर पे सामने आ रहा है। अरबाब साहब, मैं आपसे बिल्कुल 100% आपसे मुत्तफिक हूँ। इंडिया की टोटल IT की एक्सपोर्ट $200 बिलियन है, 200 बिलियन। और हम अभी तक 3-4 बिलियन के ऊपर ही हम मतलब सरवाइव कर रहे हैं। मगर देखिए एक दूसरी तरफ भी हुकूमत की भी थोड़ी मजबूरी देखिए, जो इस्लामाबाद में हुआ है। जब हमारी मईशत में बेहतरी आती है, ये PTI के लोग सड़क पे आ जाते हैं। और इस बार जो है एक मुल्क का प्रेसिडेंट हमारे यहाँ इस्लामाबाद में बैठा था और उनको बड़े हाथ जोड़े गए कि खुदारा इसको 2-4 दिन के लिए कर दें, और वो नहीं माने। देखिए इस वक्त हर एक को, अगर पाकिस्तान को, और हमेशा PTI जो है उसकी ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट हो जाए। और इससे पहले भी जब IMF हमारे साथ एग्रीमेंट साइन कर रहा था तो PTI के लोग की इमारतों के बाहर खड़े होकर नारे लगा रहे थे कि पाकिस्तान को आप लोन नहीं दें। देखिए आप सियासत में एक दूसरी पार्टी के साथ जो कुछ करना है कर लें, मगर खुदारा मुल्क का नुकसान नहीं करें। क्योंकि अगर मुल्क का नुकसान हो गया और मुल्क कभी डिफॉल्ट हो गया, और वो कंट्री जो एक न्यूक्लियर पावर है, अगर वो कभी डिफॉल्ट हो गया तो उसका जो नुकसान होगा वो सिर्फ पाकिस्तान या उसकी आवाम को नहीं होगा, उसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो PIA पर से अभी पाबंदी ख़त्म हुई है और इसकी जो प्राइवेटाइजेशन में अब थोड़ी सी संजीदगी नज़र आ रही है कि अब ज़्यादा कंपनीज़ की तरफ से उम्मीद है कि बिड सामने आएगी, उसका क्रेडिट ले रही है KP हुकूमत और ज़ाहिर है वहाँ PTI की हुकूमत है। वो कह रहे हैं कि जब हमने ऑफ़र की 31 अक्टूबर के बाद तो ना सिर्फ PIA का वक़ार बुलंद हुआ बल्कि इसकी तरफ ज़रा हुकूमत की भी संजीदगी हुई है। तो अब ये उनका ये क्रेडिट लेना जायज़ है या इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे आप? और PIA के जो इस वक्त प्राइवेटाइजेशन के इशूज़ हैं, क्यों नहीं ये हल हो पा रहे हैं? देखिए कभी भी ये चीज़ें इतनी आसान नहीं रही हैं। इससे पहले भी जितनी हमने कोशिशें की हैं, यहाँ तक हुआ है कि कुछ लोग भी इसमें मारे गए, वो लोग आ गए थे। देखिए पॉलिटिकली इसको नुकसान पहुँचाया गया, लोगों ने अपने लोग जो थे इसमें इतने ज़्यादा भर ली है कि अगर आप कभी दुनिया की किसी भी अच्छी एयरलाइन के साथ आप कंपेयर करें तो डबल लोग एक जहाज़ पे आ रहे हैं। मगर अब ये जो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ हुई है कि जो नुकसान PTI के मिनिस्टर ने पहुंचाया था, आप यकीन करें कि उस आदमी ने जितना नुकसान PIA को उसने पहुंचाया है और आज क्या है कि कोई उससे पूछने वाला नहीं है। अल्लाह का शुक्र हुआ कि देखिए PIA की जो आप अगर स्ट्रेंथ देखें ना, जो सबसे बड़ी पॉजिटिव स्ट्रेंथ थी वो इसके रूट्स थे यूरोप के और अमेरिका के और कनाडा के और इंग्लैंड के। जब इन रूट्स पे पाबंदी लग गई है तो एक आदमी आपकी एयरलाइन क्यों लेगा? अब मगर जब से ये हुआ है कि हमारी रूट्स की पाबंदी अब हट गई है, यूरोप की उठ गई है, तो इंशाल्लाह इंग्लैंड की भी अब उठ जाएगी। और जैसे ये होती है तो आप देखेंगे कि ड्रास्टिक चेंज आएगा। और यही हुआ है कि 2 दिन पहले हमें ये पता लगा इस्लामाबाद से, अब बाहर की भी कुछ एयरलाइन जो हैं वो हमारी तरफ देख रही है। और इंशाल्लाह इट्स नॉट द क्वेश्चन कि हुकूमत ये चाहती है कि नहीं चाहती है, ये हमारा प्लेज है IMF के साथ कि ना सिर्फ PIA बल्कि लॉस मेकिंग जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं, चाहे वो कॉरपोरेशंस हों, चाहे वो हमारा
स्टील मिल है या दूसरी हैं, इन सब को किसी तरीके से प्राइवेटाइज किया जाए। इसमें देर जरूर है, बट इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके अंदर अब मुस्बत पेशरफ्त होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, सनअतकार बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अब हुकूमत की जानिब से तकरीबन 1000 यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का फैसला कर लिया गया और पहला कदम उठा भी लिया गया है। 446 यूटिलिटी स्टोर्स ऑलरेडी बंद किए जा चुके हैं, जबकि 500 के करीब मजीद यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए जाएंगे। वजूहात इसकी क्या हैं? अगर हुकूमत को खर्चे ही कम करने हैं तो इसका हल सिर्फ यूटिलिटी स्टोर को बंद करके क्यों निकाला जा रहा है? कई ऐसे और दीगर महकमे हैं, कई ऐसे मिनिस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर ये जो इस वक्त एक ऑस्टेरिटी मुहिम है, इसको वहाँ पर नाफिज किया जा सकता है। वजूहात इसकी क्या है? उमर हयात खान बोलिए उसके नुमाइंदे, उनसे ज़रा जान लेते हैं। फिर हम सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब से भी गुफ्तगू करेंगे जो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी हैं। बहुत शुक्रिया उमर हयात, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये असल बुनियादी वजह है क्या, ये क्यों इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का ये फैसला हुआ है? और ये कोई 450 के करीब तो बंद भी कर दिए गए। देखिए, ये कुल तादाद जो है वो 1000 की है और अब तक तकरीबन 500 से ज़ायद जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए हैं और मरहलावार ये यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो रहे हैं। 2006 में मुशर्रफ दौरे हुकूमत में हमने देखा था कि हर यूनियन काउंसिल की सतह पे यूटिलिटी स्टोर्स खोलने का हुकूमती फैसला था और उसके बाद जब यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से एतराज आया कि हम हर यूनियन काउंसिल की सतह पे यूटिलिटी स्टोर्स नहीं खोल सकते, तो उस वक्त हुकूमत ने एक सब्सिडाइज मॉडल जो है वो मुतारिफ करवाया था और उस सब्सिडाइज मॉडल के तहत जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स खोले गए थे। और यूटिलिटी स्टोर्स की जो कुल तादाद है इस वक्त अगर देखा जाए तो वो तकरीबन 4000 के करीब है और जिसमें 1000 ऐसे यूटिलिटी स्टोर्स हैं जिनकी जो कि नुकसान में है और 55% यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो प्रॉफिट में हैं और इसके साथ साथ 45% यूटिलिटी स्टोर्स ऐसे हैं कि जो इस वक्त लॉस मेकिंग एंटिटी बन गए हैं। और फिर जब हुकूमत ने ये फैसला किया था कि मौजूदा बजट में 60 अरब रुपए की सब्सिडी देने का फैसला था, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था और उस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पे हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया और इसी वजह से कि वो जो पहले जो हर यूनियन काउंसिल की सतह पे यूटिलिटी स्टोर थे वो खुले हुए थे, लेकिन हुकूमत की जानिब से जब 18 अगस्त 2024 को सब्सिडी जो है वो खत्म की गई तो उसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स को तकरीबन कोई 2.5 अरब रुपए का जो है वो नुकसान हुआ, यानी महाना जो एस्टिमेटेड लॉस है। उमर ये भी बताइएगा कि ये जो 1000 यूटिलिटी स्टोर्स हैं, अब यहाँ जो ज़ाहिर हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन भी होंगे, उन मुलाजमीन का फिर क्या होगा? देखिए, मेरे पास जो डेटा सामने आया था उस डेटा के मुताबिक ये तकरीबन 6000 मुलाजमीन इन यूटिलिटी स्टोर्स में तैनात हैं और यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से एक जो तजवीज़ थी वो ये थी कि जिस तरह दूसरे सुपर स्टोर्स हैं पाकिस्तान में ऐसे 30 बड़े सुपर स्टोर्स बनाए जाएं और उन सुपर स्टोर्स के अंदर इन मुलाजमीन को जो है वो एंटरटेन किया जा सके। लेकिन जब हमारी ज़राए वज़ारत सनत से बात हुई तो ज़राए वज़ारत सनत ने कहा कि हुकूमत ये कोशिश करेगी कि इन मुलाजमीन को रिटेन रखे और इस हवाले से जो है वो आगे नई जो तजावीज़ हैं उन तजावीज़ पर अमल दरामद करे। लेकिन फिलहाल हमें वो जो तजावीज़ यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की जानिब से दी गई है उन तजावीज़ को हुकूमत ने अभी तक कंसिडर नहीं किया कि 30 बड़े सुपर स्टोर जो है वो पूरे मुल्क में जो है खोले जाएं और इनको वहाँ एंटरटेन किया जाए। उमर साथ ही रहेगा। सैयद हुसैन शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद। आरिफ साहब, ये अभी ये सिर्फ ना सिर्फ ये 6000 लोग बल्कि 6000 खानदान जो मुलाजमीन है, बल्कि वो लाखों लोग जो इन 1000 यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया लेते थे, अब क्या होगा जिन इलाकों में यूटिलिटी स्टोर थे? ये लोग कहाँ जाएंगे जो आम लोग हैं? अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये है कि ये जो फैसला है बिल्कुल जो हुकूमती वादा था, जो आपको पता है कि हमने 9 दिन 26 अगस्त से 2 सितंबर तक इस्लामाबाद में जो धरना दिया था, उसके एंड पर जो वजीर सनत जनाब राना तनवीर साहब ने जो हमारे साथ वादा किया था कि कोई स्टोर भी बंद नहीं होगा और किसी एम्प्लॉय को भी नहीं निकाला जाएगा, एक तो देखें उसकी भी वायलेशन है। दूसरा, इन्होंने कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म पर पीपल्स पार्टी के आसफा भुट्टो और दीगर लोगों के तवज्जो दिलाओ नोटिस के अगेंस्ट की ये बात कही थी कि हम सब्सिडी भी जारी कर रहे हैं और कोई स्टोर नहीं बंद करेंगे। पहले तो उसकी वायलेशन कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा था कि हम रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे और उसमें हम यूनियंस को ऑन बोर्ड लेंगे, लेकिन हमें इन्होंने कोई किसी मामले में किसी मशावरत में शामिल नहीं किया, ना हुकूमती सतह पर और ना ही हमारी मैनेजमेंट की सतह पर हमें एतमाद में लिया गया है।
बगैर एतमाद के ये फैसला किया गया है। इसके जो नुकसानात हैं, सबसे पहली बात तो आपको मैं बताऊं कि जनाब हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खजाने से 1 रुपया तनख्वाह नहीं मिलती और हमारे गवर्नमेंट ने तकरीबन कोई 14 अरब के करीब जो है रकम दबा के रखी हुई है, जो हम कंज्यूम कर चुके हैं। कुछ टैक्स की मद में उनके पास है और कुछ हमने जो 1 जुलाई 2024 के बाद हुकूमत के बजट के फैसले के मुताबिक लोगों को सब्सिडी दी, वो बनती है और अभी तक उसकी अदायगी नहीं की। गवर्नमेंट बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। महंगाई की चक्की में पिसे हुए अवाम की तकालीफ तो एक तरफ, दूसरी तरफ 6000 मुलाजमीन। आरिफ साहब जरा ये भी मेंशन कीजिएगा कि ये किसी एक मखसूस कुछ इलाकों या कुछ सूबों में ये हो रहा है या ये पूरे मुल्क की सतह पर ये 1000 यूटिलिटी स्टोर्स का इंतखाब किया गया है? किन किन शहरों या सूबों में ये ज्यादा स्टोर्स बंद किए जा रहे हैं? देखें, बिल्कुल ये पूरे मुल्क की सतह पर किया है, लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि अभी तक इसका कोई लिस्ट जारी नहीं की जा रही मैनेजमेंट की तरफ से भी कि कौन कौन से और कहां कहां ये स्टोर बंद किए जाएंगे। ज़ुबानी कलामी अहकामात के तहत रीजन को हदायत की गई है कि जनाब आप जो है स्टोर कम कर दें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अवाम के साथ भी ज्यादती है और जो हमारे मुलाजमीन हैं उनके साथ भी ज्यादती है। मैं आपको ये बताता चलूं कि हमें गुज़िश्ता 4 साल से जो गवर्नमेंट ने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, हमें वो भी अभी तक अदा नहीं की गई और बल्कि अब भी हमारे साथ ज्यादती हो रही है। और अगर जब गवर्नमेंट का एक पैसा हमारी तनख्वाहों में, हमारे ऑपरेशनल अखराजात में खर्च नहीं होता, तो गवर्नमेंट इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात और इस तरह की जो मीडिया में चीजें नशर की जाती हैं, वो एक कमर्शियल अदारा है और उस कमर्शियल अदारे को जो वेंडर्स की बेस पर चलता है उनका मोराल भी डाउन होता है। हम तो अब आरिफ साहब, आप लोगों का अगला कोई लाहेमल आप लोगों ने तरतीब दिया है? कोई एहतजाज प्रोटेस्ट वगैरह करना चाहते हैं या इस फैसले को अब मिनोन तस्लीम करेंगे? देखिए जी, हम इस फैसले को किसी सूरत में भी तस्लीम नहीं करते। हम अपनी जितनी भी यूनियंस हैं आपस में मशावरत के बाद कोई लाएमल देंगे और कभी भी हम ऐसा कोई अमल नहीं करने देंगे जिससे हमारे एम्प्लॉइज के मफादात का नुकसान हो या अवाम के मफादात का नुकसान हो। ये इदारा अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए 1971 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था और मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को भी मैदान में आना चाहिए और अवाम को भी मैदान में आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे अदारे को बंद करना या उसको सुकेड़ देना, इससे जो ओपन मार्केट है उसमें महंगाई का एक नया तूफान आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद आसा हमारे साथ मौजूद थे, उमर हयात भी हमें रिपोर्ट कर रहे थे इस्लामाबाद से। दोनों की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।